पृथ्वी पर जब से मानव जाति है हमेशा ही रात में आकाश को देखकर हैरान होती रही है। हजारों तारों, नेबुला और आकाशगंगा को देखना हमेशा ही हम मानवों के लिए एक अद्भुत अनुभव रहा है। पर धीरे धीरे बढ़ते विज्ञान के युग में और आधुनिक मशीनों के जरिए हमने आसमान को जब से निहारा है, पूरा अंतरिक्ष विज्ञान ही बदल गया है। साल 1995 में हबल द्वारा ली गई हबल डी फील्ड इमेज ने हमें बताया कि रात के आसमान के 24 करोड़ में हिस्से में भी टेलीस्कोप से देखने पर हमें 3000 से ज्यादा गैलेक्सीज दिखाई दे सकती हैं। अगर इतने छोटे से हिस्से में 3000 गैलेक्सीज हैं, तो सोचो अगर हम पूरे आसमान को एडवांस टेलीस्कोप से देखें तो हमें अरबों गैलेक्सीज दिखाई दे सकती हैं। पर यह जितना आसान हमें दिखाई देता है उतना ही ये कॉम्प्लेक्स है। ब्रह्मांड में गैलेक्सीज को देखने के लिए हमें अपने टेलीस्कोप से लगातार कई दिनों और महीनों तक आसमान के एक छोटे से कोने में फोकस करना पड़ता है। जितनी ज्यादा लाइट टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट से रिसीव करेगा उतना ही बेहतर वह उन्हें डिटेक्ट कर सकेगा। पर टेलीस्कोप ज्यादातर विशालकाय ऑब्जेक्ट्स जैसे कि गैलेक्सी और नेबुला और स्टार क्लस्टर को ही देख सकते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार या फिर तो विशालकाय ब्लैक होल्स की टक्कर और न्यूट्रॉन स्टार के मर्जर को डिटेक्ट करने के लिए हमें टेलीस्कोप की जगह किसी और चीज की जरूरत पड़ती है। ये डिवाइस और नेटवर्क एस्ट्रोनॉमी साइंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं और इनकी मदद से ही हमने पहली बार किसी ब्लैक होल की रियल इमेज भी ली है। पर ज्यादातर एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखने वाले लोग और स्टूडेंट्स टेलीस्कोप से डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर ही डिपेंड रहते हैं। छोटे टेलीस्कोप, विशालकाय ऑब्जर्वेटरी और स्पेस में मौजूद हबल टेलीस्कोप इसके सबसे सटीक उदाहरण हैं। ये टेलीस्कोप केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं जो काफी विशालकाय हों और ब्राइट हों। छोटे आकार के कम ब्राइटनेस और गामा रे छोड़ते ऑब्जेक्ट्स को खोजना इन टेलीस्कोप के लिए बहुत मुश्किल काम है। ब्रह्मांड में इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को खोजने के लिए कई तरह के टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेटरी यूज की जाती हैं जो रेडियो वेव्स और ऑब्जेक्ट से आ रही गामा रे और ग्रेविटेशनल वेव्स के जरिए उन्हें खोज लेती हैं। जिन ऑब्जेक्ट्स को हम डायरेक्ट कभी नहीं देख सकते हैं, ये टेलीस्कोप उन ऑब्जेक्ट्स को खोजकर हमें वो जानकारी देते हैं जो इससे पहले हमारे पास नहीं थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये टेलीस्कोप और ब्रह्मांड में तैरती ग्रेविटी के वेव्स के जरिए ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट और अपने तारे के चक्कर लगाते एक्सोप्लैनेट की हल्की ब्राइटनेस और लाइट को पकड़ने वाले और बिग बैंग तक के समय को कैद करने वाले एस्ट्रोनॉमी के गैजेट्स कैसे काम करते हैं और किस तरह वे इन ऑब्जेक्ट्स की दूरी और उनके आकार से लेकर उनकी बायोकेमिस्ट्री को डिटेक्ट करते हैं। ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए एक और बार एस्ट्रोनॉमी की एक ऐसी यात्रा पर जो आपकी नॉलेज को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा देगी। आप सभी हबल टेलीस्कोप को तो पहले से ही जानते हैं। धरती से 500 किलोमीटर ऊपर वह पृथ्वी की लो ऑर्बिट में रहकर ब्रह्मांड के विशालकाय ऑब्जेक्ट्स की इमेज भेजता रहता है। 1990 से लेकर अब तक हबल करीब 13 लाख ऑब्जर्वेशन कर चुका है। इसकी मदद से हमने कई गैलेक्सीज और नेबुलास को देखा है और उन्हें बेहतर तरीके से समझा है। शक्तिशाली मिरर और कैमरे के कारण हबल हर वो काम कर सकता है जो धरती पर लगे विशालकाय टेलीस्कोप नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हबल अरबों लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज की सटीक इमेज लेता है और किस तरह वैज्ञानिक उस गैलेक्सी की दूरी और उम्र का पता लगा पाते हैं। हबल कैसे किसी नेबुला या स्टार के केमिकल एलिमेंट्स को जान पाता है और किस तरह वो इन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है। हबल टेलीस्कोप अंतरिक्ष में मौजूद ऑब्जेक्ट की हाई रेजोल्यूशन इमेज लेने के लिए 2 प्राइमरी कैमरे का इस्तेमाल करता है। इसमें लगा पहला कैमरा विजिबल लाइट में ऑब्जेक्ट की इमेज लेता है, यानी जिस वेवलेंथ में हम देख पाते हैं उसी वेवलेंथ में हबल का एडवांस कैमरा फॉर सर्विस यानी ACS हमें अंतरिक्ष में विशालकाय जगहों की इमेज लेने में मदद करता है। ये वैज्ञानिकों को उन गैलेक्सीज की इमेज देता है जो कई लाखों लाइट ईयर दूर होती हैं। साल 2002 में इंस्टॉल किए गए इस ACS में 3 और छोटे कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों को चैनल कहा जाता है और हर कैमरा अलग अलग तरह की तस्वीर लेता है। हालांकि ज्यादातर विजुअल लाइट में ही इमेज लेने वाले ये कैमरे ऑब्जेक्ट की कई डिटेल को मिस कर देते हैं। स्पेस में मौजूद डस्ट के कारण ये कैमरे उन ऑब्जेक्ट को मिस कर देते हैं जिनकी ब्राइटनेस या तो कम होती है या वे सीधे धूल और टेलीस्कोप के बीच में होते हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए और एडवांस इमेज लेने के लिए हबल में साल 2009 में वाइड फील्ड कैमरा 3 इंस्टॉल किया गया था। ये कैमरा विजुअल लाइट के साथ साथ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड वेवलेंथ पर भी स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट की तस्वीर ले सकता है। इसकी मदद से हम नेबुला में बन रहे तारों के प्रोसेस के बारे में जान सके हैं। ये कैमरा वो सब भी देख सकता है जो स्पेस की धूल के कारण हम किसी और टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं। ध्यान से इन दोनों इमेजेस को देखिए। एक इमेज विजिबल लाइट में ली गई है और एक इमेज इंफ्रारेड में ली गई है। विजिबल लाइट इमेज में वो इमेज है जो हम अपनी आंखों से स्पेस में देखते हैं। आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि विजिबल लाइट में ली गई इमेज में बहुत धूल मौजूद है और नेबुला में मौजूद कई स्टार्स भी गायब हैं। हम केवल वही स्टार्स देख पा रहे हैं जो बहुत ज्यादा ब्राइट हैं। वहीं अब इस नेबुला की आप इंफ्रारेड तस्वीर देखिए। आप साफ धूल के बीच में मौजूद स्टार को देख सकते हैं। यहाँ बन रहे स्टार्स और उन गैलेक्सीज को भी देख सकते हैं जो इस नेबुला की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रही थी।
अपनी इसी खूबी के कारण वाइड फील्ड कैमरा 3 2009 से अब तक हबल का मेन कैमरा बना हुआ है और लगातार स्पेस में मौजूद ऑब्जेक्ट की सटीक तस्वीर भेजता रहता है। इसकी मदद से हम ब्रह्मांड की घटनाओं को देख सके हैं। हमने गैलेक्सीज के बनने की प्रक्रिया से लेकर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का जन्म और स्टार को सुपरनोवा धमाके के साथ खत्म होते हुए देखा है। अपने इसी कैमरे की मदद से हबल ने 32 बिलियन लाइट ईयर दूर ब्रह्मांड की सबसे दूर स्थित गैलेक्सी GNZ11 देखी। हबल ने अपने वाइड फील्ड कैमरा 3 के साथ साथ स्पेक्ट्रोग्राफ्स की भी मदद ली। हबल में लगे ये स्पेक्ट्रोग्राफ लाइट को ब्रेक करके उसके अंदर मौजूद कंपोनेंट को देखते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक प्रिज्म लाइट को 7 हिस्सों में बांट देता है। हबल में लगा ये स्पेक्ट्रोग्राफ विशालकाय ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट के कंपोनेंट को तोड़कर उनमें छिपे केमिकल एलिमेंट को डिटेक्ट करता है। ये लाइट स्पेक्ट्रम के जरिए हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरे एलिमेंट को पहचान सकता है। हबल इसके जरिए किसी भी स्टार के टाइप और उसकी उम्र को बता सकता है और जान सकता है कि ये स्टार किस स्टेज में है। इसके साथ साथ ये स्पेक्ट्रोग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट की गति को भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा हबल में 3 इंटरफेरोमीटर टूल्स भी लगे हुए हैं जो इस टेलीस्कोप को एक स्टेबल एम देते हैं, जिससे ये बिना हिले एक ही जगह कई दिनों तक ऑब्जर्व कर सकता है। ये सेंसिटिव टूल इसके साथ साथ किसी भी स्टार के आकार, उसकी पोजीशन और ब्राइटनेस भी नाप सकते हैं। इस काम को करने के लिए ये एक लाइट सोर्स को ढूंढते हैं जो कि स्टेबल हो, यानी उससे हमेशा लाइट आ रही हो। ये आमतौर पर एक स्टार ही होता है। उसके बाद ये इंटरफेरोमीटर टेलीस्कोप को इसी स्टार की लाइट के साथ लॉक कर देते हैं और टेलीस्कोप फिर उसी स्टार को फॉलो करते हुए बिना भटके और बिना किसी गलती के अपनी ऑब्जर्वेशन करता रहता है। हबल के यही इंस्ट्रूमेंट वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड को करीब से देखने का मौका देते हैं। इनकी मदद से हबल ब्रह्मांड में 1380 करोड़ साल पीछे देख सकता है और उस गैलेक्सी को भी खोज सकता है जो बिग बैंग के केवल कुछ करोड़ साल बाद ही बनी हो। हालांकि हबल टेलीस्कोप हमें हर डिटेल देता है, पर ज्यादातर एस्ट्रोनॉमी रेडियो टेलीस्कोप पर ही आज निर्भर करती है। पृथ्वी पर लगे विशालकाय रेडियो टेलीस्कोप ब्रह्मांड में आ रही रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करके अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं। इन्हीं रेडियो टेलीस्कोप की मदद से हमने साल 2019 में पहली बार एक ब्लैक होल की इमेज ली थी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और रेडियो टेलीस्कोप के बारे में जानते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और क्यों ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मांड में मौजूद ऑब्जेक्ट जैसे कि विशालकाय आकाशगंगा या ब्लैक होल से निकलते जेट्स रेडियो वेव्स छोड़ते हैं। ये वेव्स विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट से ज्यादा लंबी होती हैं। ये कई लाइट ईयर्स का सफर तय कर सकती हैं और इन्हें स्पेस में मौजूद धूल भी नहीं रोक पाती है। जैसे ही ये वेव्स पृथ्वी पर लगे रेडियो टेलीस्कोप द्वारा रिसीव होती हैं, तो वो उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं जो सुपर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की जाती हैं और हमें ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है। हालांकि रेडियो टेलीस्कोप रेडियो वेव्स की लंबी वेवलेंथ के कारण ज्यादा शार्प और हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं ले पाते हैं, पर अगर हम एक टेलीस्कोप की जगह कई सारे रेडियो टेलीस्कोप लगाएं तो हम काफी हाई क्वालिटी की इमेज ले पाएंगे। आप इन दोनों इमेजेस को देखकर आसानी से ये समझ सकते हैं। जब हम कई सारे रेडियो टेलीस्कोप को एक साथ जोड़कर एक विशाल टेलीस्कोप बनाते हैं जिसका डायमीटर और सिग्नल पकड़ने की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो इस प्रक्रिया को इंटरफेरोमेट्री कहा जाता है। यानी हम एक इंटरफेरोमीटर बनाते हैं जो वास्तव में कई रेडियो टेलीस्कोप का एक कलेक्शन होता है। वैज्ञानिकों ने जब ब्लैक होल की पहली इमेज ली तो इसी तकनीक का प्रयोग किया और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप बनाया, जिसने 5 करोड़ लाइट ईयर दूर मेसायर 87 गैलेक्सी में मौजूद सूर्य से 7 अरब गुना भारी सुपरमैसिव ब्लैक होल की इमेज ली। अगर वैज्ञानिक इंटरफेरोमेट्री तकनीक का प्रयोग नहीं करते तो हमें इस ब्लैक होल की हाई रेजोल्यूशन इमेज कभी नहीं मिलती और न ही हम इसके आकार और मास को जान पाते। रेडियो टेलीस्कोप के जरिए हम उन चीजों को देख सकते हैं जिन्हें हम विजिबल या इंफ्रारेड लाइट में नहीं देख पाते हैं। इनके जरिए हम पल्सार स्टार की स्पिन, न्यूट्रॉन स्टार और क्वासार को खोज सकते हैं जो ब्रह्मांड के सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं। हालांकि हबल टेलीस्कोप और रेडियो टेलीस्कोप बहुत सेंसिटिव होते हैं, पर ये केवल विशालकाय ऑब्जेक्ट्स को देखने और उन्हें समझने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टेलीस्कोप ब्राइट ऑब्जेक्ट और रेडियो सोर्स के जरिए ही ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। पर अगर हम ग्रहों की बात करें जिनमें अपनी कोई लाइट नहीं होती, उन्हें खोजना एक बहुत मुश्किल काम है। ग्रहों की खोज के साथ साथ हमें ऐसा टेलीस्कोप भी चाहिए जो इनकी प्रॉपर्टीज जैसे कि ऑर्बिटल पीरियड और अपने तारे से दूरी का पता कर सके। साथ में ये ग्रह के बायो सिग्नेचर को भी पकड़ सकें, जिससे वैज्ञानिक इस ग्रह के वातावरण और केमिकल कंपोजिशन को भी जान सकें। नासा ने इसी काम को करने के लिए केपलर और टेस टेलीस्कोप लॉन्च किए थे, पर इस समय केवल टेस ही अंतरिक्ष में ग्रहों को खोज रहा है। इसलिए हम इसकी बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरह कई लाइट ईयर दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट को खोजता है। टेस, जिसे ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, अगर आप इसके 3D मॉडल को देखें तो आपको इसमें कैमरे, सोलर सेल्स, एंटीना और एक स्टार ट्रैकर दिखाई देगा। टेस इन्हीं की मदद से एक ब्राइट ड्वार्फ स्टार को खोजता है और उसे ट्रैकर के जरिए ट्रैक करता है। लगातार स्टार की ब्राइटनेस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए टेलीस्कोप उसके पास से गुजरते हुए प्लैनेट्स को खोजने की कोशिश करता है। जैसे ही प्लैनेट स्टार और टेलीस्कोप के बीच से गुजरता है तो स्टार की जो लाइट टेस को रिसीव होती है वो कम और ज्यादा होती रहती है। इस मेथड को ट्रांजिट मेथड कहा जाता है।
टेस ने इसी मेथड के जरिए 2600 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट पहचाने हैं, जिसमें से अभी केवल 122 ही कंफर्म हुए हैं। अपने वाइड फील्ड कैमरे के जरिए टेस प्लैनेट के मास, डेंसिटी और उसके हैबिटेबल जोन को जान सकता है। इसकी मदद से TOI 700D नाम का हैबिटेबल ग्रह नासा ने खोजा है, जो भविष्य में हमारा नया घर भी हो सकता है। फिलहाल हमने 3 तरह के टेलीस्कोप के बारे में जाना है, जिसमें हबल टेलीस्कोप विजिबल, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट पर काम करता है, तो रेडियो टेलीस्कोप रेडियो वेव्स के जरिए ऑब्जेक्ट्स को खोजते हैं। इसके साथ साथ हमने टेस की भी बात की, जो खास तौर पर एक्सोप्लैनेट को खोजने के लिए डिजाइन किया गया है और हल्की से हल्की तारे की ब्राइटनेस को पकड़कर ये एक ग्रह को खोज सकता है। पर जब बात 2 ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार की टक्कर को डिटेक्ट करने की आती है, तो हम एक खास तरह का डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, जिसे लाइगो कहा जाता है। ये इन शक्तिशाली और विशालकाय ऑब्जेक्ट की टक्कर से आ रही ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करता है। लाइगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी एक ऐसा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है जो इंटरफेरेंस प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें एक लेजर बीम जनरेट की जाती है, जो बीम स्प्लिटर के जरिए 2 हिस्सों में बट जाती है और एक दूसरे से 90 डिग्री दूर होकर मिरर से टकराती है। ये मिरर 4 किलोमीटर दूर होते हैं। उसके बाद ये बीम रिफ्लेक्ट होकर वापस बीम स्प्लिटर पर आती है। ये प्रोसेस कम से कम 200 बार रिपीट किया जाता है। अब इसी के बीच में अगर कोई ग्रेविटेशनल वेव्स इस डिवाइस से होकर के गुजरती है, तो 4 किलोमीटर दूर लंबी मिरर आर्म की लेंथ को घटाती और बढ़ाती है। इससे डिटेक्टर पर पड़ने वाली लाइट बीम चमकने लगती है। वहीं अगर इस डिवाइस को कोई भी ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं मिलती है, तो बीम स्प्लिटर पर पड़ने वाली लाइट बीम अपोजिट फेज होने के कारण एक दूसरे की लाइट को कैंसिल करती है और डिटेक्टर पर कोई लाइट शो नहीं होती है। वैज्ञानिक डिटेक्टर पर पड़ने वाली लाइट के इंटरफेरेंस के जरिए ही ब्लैक होल के मर्जर यानी 2 ब्लैक होल की टक्कर का पता लगा पाते हैं। अब ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे इन 4 किलोमीटर लंबी सुरंगनुमा आर्म की लंबाई को कम और ज्यादा करती है और कैसे वैज्ञानिक इससे बेहद सटीक डिटेक्शन करते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए और भारत द्वारा इसी तरह की एक नई LIGO ऑब्जर्वेटरी के निर्माण और उसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले पार्ट में मैं आपको इसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो दूंगा, जो बेहद ही मजेदार होगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ आपने 4 तरह के डिवाइस के बारे में जाना, जो एस्ट्रोनॉमी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ये ना हो तो हम ब्रह्मांड को शायद ही कभी समझ पाते। इनके जरिए वैज्ञानिकों ने हजारों गैलेक्सीज, तारे, ग्रह और ब्लैक होल्स खोजे हैं, जो इससे पहले मानव सभ्यता के लिए सोचना भी बहुत मुश्किल था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर जमकर कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए और शेयर कीजिए। इसके साथ साथ साइंस की अधिक जानकारी के लिए और करीब से समझने के लिए हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाइए और उसे बुकमार्क कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।